नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला एक अत्यंत घना जंगल जो कुछ दिनों पहले तक हरा भरा हुआ करता था, अब नीरा सफेद पड़ चुका है। इस जंगल में खड़े गगनचुंबी देवदार के पेड़ों ने चमचमाती हुई सफेद बर्फ की चादर जोड़ ली है। किसी भूल भुलैया में फंसे एक आदमखोर शेर की तरह मचल रही बर्फीली हवा इन पेड़ों से बाहर निकलने को तड़प रही है। हड्डियां जमाने वाली ठंडी सुन हवा जो इंसान के हाड़ मांस को गलाने में एक क्षण भी नहीं लगाती। दिसंबर के अंत में नौगाम सेक्टर का मौसम एक दानव का रूप धारण कर लेता है। एक ऐसा दानव जो बिल्कुल चुपचाप घात लगाए बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रहा होता है। इधर आप एक गलती करते हैं और उधर इस दानव के मुंह से निकलने वाली ठंडी आग आपको भस्म कर देती है। ऐसे क्रूर मौसम के बीच भारतीय फौज के एक छोटे से बंकर में बाहर देखने के लिए बस एक 6 इंची झरोका बना हुआ है। इस झरोके से आ रही हवा अपने साथ बर्फ पर पड़े शंकुओं की खुशबू भी अंदर ला रही है और बंकर में मौजूद बंदूक की ग्रीस से टकराए एक नई महक को जन्म दे रही है। इस बंकर के अंदर एक लाइट मशीन गन यानी कि LMG लगी हुई है, जिसका धुंधला पड़ चुका काला पेंट चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि इसकी सारी उम्र पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ने में गुजरी है। अपने दाएं हाथ से इस LMG की पिस्टल ग्रिप को थामे भारतीय फौज का एक सिपाही 6 इंच के उस झरोके से लगातार LOC के दूसरी तरफ देख रहा है। LOC पार हो रही गतिविधियों को भांपने के लिए सिपाही को बीच बीच में अपनी सांसें भी रोकनी पड़ती हैं। शहरों की रंगीन दुनिया से सैकड़ों मील दूर तैनात इस फौजी की डिक्शनरी में ब्रेक और पावर नैप जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि करलकोट नामक उसकी ये पोस्ट इस सेक्टर में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। 8 बिहार इन्फेंट्री का सिपाही केवल 5 सेकंड्स के लिए अपनी नजरें LOC से हटा देवदार के पेड़ों की तरफ घुमाता है और बस इतने में ही सीटी और फुंकार की आवाजें चारों ओर फैले इस ठंडे सुन्न सन्नाटे को भंग कर देती हैं। पाकिस्तान आर्मी द्वारा करलकोट पोस्ट के ऊपर रॉकेट्स और बारूद की एक प्रचंड अग्निवर्षा शुरू कर दी गई थी। LOC के उस पार से आ रहे आग के गोले बिना रुके करलकोट पोस्ट के ऊपर बरसने लगते हैं और 5 बंकरों से बनी भारतीय फौज की इस पोस्ट के आसपास फैला 50 मीटर का इलाका सफेद से सुनहरा लाल हो जाता है। बंकर के चारों तरफ हो रहे धमाके नौगाम के चप्पे चप्पे को हिलाकर रख देते हैं, लेकिन बंकर के अंदर बैठे उस भारतीय फौजी की पलक तक नहीं झपका पाते। पहला धमाका होते ही 8 बिहार की चार्ली कंपनी का सिपाही अपनी उंगली को LMG के ट्रिगर पर टिका देता है, लेकिन फायरिंग नहीं करता, बल्कि दूसरे हाथ से अपना हेड गियर ठीक करता है और फिर बड़े ही आराम से अपने पास रखे हैंड ग्रेनेड्स को गिनने लगता है। LOC पार से शुरू की गई इस अत्यंत भीषण बमबारी को ठीक 90 सेकंड्स हो चले थे कि तभी इस भारतीय सिपाही की नजर 100 मीटर दूर खड़ी एक पहाड़ी की ढलान पर पड़ती है। एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कुछ दिखाई दिया हो और तभी उसकी आंखों के सामने 5 आकृतियां उभरने लगती हैं। अपनी कमर नीचे झुकाए एक लाइन में चल रही 5 आकृतियां जो अपने हाथों में क्लैशनिकोव राइफल्स लिए सीधा उसकी तरफ ही आ रही थीं। इससे पहले के सिपाही अपनी LMG का मुंह घुसपैठियों की तरफ घुमा पाता, सामने खड़े 2 पहाड़ की चोटियों से भी उसके ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है। LOC के उस पार से बरस रहे बारूद के अलावा अब राइफल्स की ऑटोमेटिक फायरिंग भी इस बंकर की दीवारों से टकरा रही थी और भारतीय फौज का यह बंकर कानों से खून निकाल देने वाले एक मूसलाधार शोर से भर चुका था। चारों तरफ से हो रही मौत की इन दस्तकों के बीच ये भारतीय सिपाही अपने बंकर के झरोके से बाहर की तरफ झांकने लगता है कि तभी उन आतंकियों की तरफ से निकल रहे रोशनी के 2 फ्लैश उसकी आंखें चुंधिया देते हैं। 8 बिहार का फौजी असमंजस में पड़ जाता है कि रोशनी आखिर किस चीज से आ रही है। सीमा पार से आ रहे हाईली ट्रेंड आतंकी इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते कि एक भारतीय पोस्ट के ऊपर अपनी टॉर्च चमकाएं
इधर ये भारतीय सिपाही खुद से प्रश्न पूछ रहा होता है और उधर वो 5 आतंकी उसके थोड़ा और नजदीक आ जाते हैं और तब जाकर इस भारतीय सिपाही को दिखाई देता है कि उन 5 में से 2 आतंकियों ने अपनी बेल्ट में 12 इंच लंबे खंजर लगाए हुए हैं। बर्फ से ढकी एक अत्यंत दुर्गम युद्ध भूमि जिसका आकाश अपने मुंह से अग्नि वर्षा कर रहा हो। एक युद्ध भूमि जहां दोनों ही सेनाओं के पास दुनिया के कुछ सबसे आधुनिक हथियार हों। ऐसी ठंडी सुनसान युद्ध भूमि में स्टील के दैत्य का खंजर लेकर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। वो आतंकी इस भारतीय फौजी को केवल मारने के लिए नहीं बल्कि उसका सर कलम करने के लिए आ रहे थे। आज के इस दिन से ठीक 13 दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर 2018 के दिन 8 बिहार के बटालियन हेडक्वार्टर्स द्वारा पाकिस्तानी फौज के कुछ वायरलेस कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट किया गया था। अभी कुछ दिन पहले एलओसी पर भारत द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी फौज के 2 वरिष्ठ ऑफिसर्स गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीओके के एक फौजी अस्पताल में मौत से लड़ रहे इन 2 ऑफिसर्स में से एक पंजाब की 37 इन्फेंट्री का कर्नल था तो दूसरा 75 इन्फेंट्री का ब्रिगेडियर। एलओसी पार से पाकिस्तानी फौज द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जाना कोई नई बात नहीं थी। नौगाम सेक्टर में फौजियों को तो इसकी आदत सी हो चुकी थी। केवल 2018 में ही अब तक पाकिस्तानी फौज द्वारा 1600 बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका था और इससे पहले के दिसंबर का महीना आधा भी खत्म हो पाता पाकिस्तानी फौज भारत के ऊपर 175 बार फायरिंग कर चुकी थी। वायरलेस इंटरसेप्ट्स के अलावा पीओके में मौजूद खबरी भी ये बात कंफर्म करते हैं कि घायल हुए उन दोनों पाकिस्तानी ऑफिसर्स में से ब्रिगेडियर तो ठीक हो गया है लेकिन वो कर्नल साहब अल्लाह मियां को प्यारे हो चुके हैं। नौगाम सेक्टर में 8 बिहार के सीओ कर्नल देबाशीष नाथ अच्छे से जानते थे कि पाकिस्तानी इस मौत का बदला जरूर लेंगे। अपने खबरी से कंफर्मेशन मिलते ही उनके द्वारा पूरे सेक्टर में हाई अलर्ट इशू कर दिया जाता है। अपने घर गए हुए 8 बिहार के सभी फौजियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दी जाती हैं। एलओसी की फेंस के पास एक यूनिट को रेड अलर्ट मोड में डिप्लॉय कर दिया जाता है और करलकोट पोस्ट पर तैनात फौजियों को हर पल हर क्षण अपनी आंखें खुली रखने को कहा जाता है। आठ बिहार द्वारा जारी किए गए इस अलर्ट के तुरंत बाद एमआई भी नौगाम के ऊपर इनपुट देना शुरू कर देती है। एमआई द्वारा 8 बिहार के बटालियन हेडक्वार्टर्स को इनपुट दिया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से नौगाम में बैट ऑपरेशन किए जाने की पूरी संभावना है। एलओसी के उस पार से किए जाने वाले बैट एक्शन में पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि एसएसजी कमांडोज और हाईली ट्रेंड आतंकी एक साथ भारत के अंदर घुसते हैं, भारतीय फौजियों के ऊपर सरप्राइज अटैक करते हैं और फिर उनके दिवंगत शरीरों से उनके सर अलग कर अपने साथ वापस पीओके ले जाते हैं, जहां पाकिस्तान आर्मी द्वारा उन्हें हर एक सर के बदले हजारों डॉलर्स का इनाम दिया जाता है। अपने इन बैट एक्शंस को पाकिस्तान आर्मी द्वारा केवल बदला लेने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता बल्कि इनका असली उद्देश्य एलओसी पर तैनात भारतीय यूनिट्स के दिलो दिमाग में ज्यादा से ज्यादा डर पैदा करना होता है। 8 जनवरी 2013 के दिन पाकिस्तान आर्मी की इस बैट फोर्स द्वारा कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय फौज की एक पेट्रोल पार्टी के ऊपर अटैक किया गया था। रात के अंधेरे में किए गए इस एम्बुश अटैक में लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान की बैट फोर्स द्वारा इन दोनों भारतीय फौजियों के सर तो कलम किए ही गए थे लेकिन साथ ही उनके दिवंगत शरीरों को बहुत बुरी तरह शत विशत भी किया गया था। बारूद और गोलियों की भीषण बरसात के बीच वो 5 आतंकी धीरे धीरे सिपाही कर्मदेव के बंकर के करीब आते जा रहे थे। सिपाही कर्मदेव औरान 8 बिहार के एक अनुभवी सोल्जर जिनका बंकर पहाड़ की ढलान पर था और उनके पीछे ऊंचाई पर 4 बंकर और बने हुए थे।
यानी कि आगे बढ़ रहे आतंकियों का आमना सामना सबसे पहले उन्हीं के साथ होने वाला था। इस समय तक पाकिस्तान के 3 और फायरिंग स्क्वाड्स 3 अलग अलग पहाड़ियों पर पोजीशंस ले चुके थे और अपने इन 5 आतंकी दोस्तों को भरपूर कवर फायर प्रदान कर रहे थे। करलकोट पोस्ट से 2 किलोमीटर पीछे स्थित 8 बिहार के बटालियन हेडक्वार्टर्स में कर्नल देबाशीष नाथ को मशीन गन और धमाकों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। वैसे तो इस 40 वर्षीय सीओ के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए फटाफट अपना रेडियो उठा वो अपने सेकंड इन कमांड से रोजाना की तरह ऑल ओके रिपोर्ट लेने लगते हैं। उस शाम जब मेरे कैप्टन ने जैसे ही मुझे गुड इवनिंग कहा तो मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शाम के 4:30 बजे हुई इस रेडियो कॉल को याद करते हुए कर्नल देबाशीष कहते हैं, रेडियो के ऊपर मुझे जो गोलाबारी का शोर सुनाई दे रहा था वो कुछ ज्यादा ही भीषण था। बिना रुके लगातार हो रहे इन धमाकों से नौगाम के पहाड़ दूर दूर तक गूंज रहे थे और इसीलिए कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि हमारी कौन सी पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हाँ, इतना तो बिल्कुल साफ था कि ये जो भी हो रहा था वो मेरे अपने ही घर में हो रहा था। कर्नल देबाशीष का यह आकलन बिल्कुल सटीक था। गोलाबारी शुरू होने के ठीक 12 मिनट बाद करलकोट के पास तैनात एक कंपनी कमांडर से उन्हें एक अर्जेंट सिग्नल मिलता है। इस मैसेज में कर्नल देबाशीष को बताया जाता है कि कोई नॉर्मल एक्शन नहीं बल्कि एक बैट एक्शन है, जिसे पाकिस्तान आर्मी द्वारा 13 दिन पहले मारे गए अपने कर्नल की जान का बदला लेने के लिए लॉन्च किया गया है। यह सिग्नल मिलते ही मैंने करलकोट पोस्ट से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वहां की टेलीफोन लाइन्स ही काम नहीं कर रही थी। पाकिस्तान के रेडिंग स्क्वाड्स ने करलकोट की सारी लाइन्स को काट दिया था। काफी देर प्रयास करने के बाद जब रेडियो से कांटेक्ट हुआ तब जाकर मुझे पता चला कि वहां स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। उधर करलकोट में हर बीतते क्षण के साथ गोलाबारी की तीव्रता और भी ज्यादा भीषण होती जा रही थी और इस भीषण गोलाबारी के बीच पोस्ट के कमांडर हवलदार जितेंद्र सिंह और कर्नल देबाशीष के बीच किसी तरह रेडियो कॉल कनेक्ट हो ही जाती है। साहब, ये हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। साला दुश्मन हमको चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन हम भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। सिपाही कर्मदेव के पीछे वाले बंकर्स में से एक में तैनात हवलदार जितेंद्र सिंह इस कॉल में आगे कहते हैं, साहब, पाकिस्तानी हमारे ऊपर रॉकेट और मोर्टार साला बिना रुके दाग रहा है। उनका कम से कम 3 स्क्वाड एलओसी क्रॉस करके अंदर घुस गया है और हमारी पोस्ट पर हर तरफ से ऑटोमेटिक फायरिंग कर रहा है। साहब, इस इलाका में हम इतना तगड़ा अटैक आज तक कभी नहीं देखा हूँ। वैसे घबराने का कोई बात नहीं है साहब, लेकिन फिर भी बैकअप जल्दी भेज देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा साहब। हवलदार जितेंद्र सिंह किसी तरह अपने सीओ को यह अपडेट दे तो रहे थे, लेकिन सिपाही कर्मदेव के बंकर की ओर बढ़ रहे उन 5 हथियारबंद आतंकियों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अत्यंत भीषण गोलाबारी और फायरिंग के कवर में आगे बढ़ रहे वो 5 आतंकी जो देखते ही देखते सिपाही कर्मदेव के बंकर से मात्र 100 मीटर के फासले पर आ चुके थे। 70 मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद सिपाही कर्मदेव को ये आतंकी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। एक दूसरे के साथ टैक्टिकल साइन लैंग्वेज में बात कर रहे इन आतंकियों को देख साफ पता चल रहा था कि इन्हें स्पेशल फोर्सेस द्वारा ट्रेन किया गया है। बंकर के अंदर अपनी सांस रोककर बैठे सिपाही कर्मदेव इन 5 की बॉडी लैंग्वेज और इशारों को डिकोड करना शुरू कर देते हैं। ये 5 पहले से काफी तेज चल रहे हैं और इनकी राइफल की नली भी नीचे की तरफ है। इन्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि बंकर के अंदर जो भी था वो मारा जा चुका है। सिपाही कर्मदेव के बंकर से 50 मीटर दूर पहुंचने के बाद ये 5 आतंकी एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, एक दूसरे की तरफ कुछ इशारे करते हैं और फिर अपनी राइफल्स ऊपर की तरफ उठा सिपाही कर्मदेव के बंकर पे ताबड़तोड़ फायरिंग ओपन कर देते हैं। तीन 3000 राउंड्स पर मिनट की रफ्तार से निकल रही 7.62 mm की दैत्यकाय गोलियां बंकर के बाहर लगी रेत की बोरियों में धंसने लगती हैं। बंकर का चप्पा चप्पा गोलियों के शोर और कंपन से बुरी तरह थर्राने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी सिपाही कर्मदेव अपना ट्रिगर नहीं दबाते। इस समय एलओसी के उस तरफ से अत्यंत प्रचंड शेलिंग हो रही थी और इस तरफ पहाड़ की चोटियों से बिना रुके ऑटोमेटिक फायरिंग भी। इंसान को बहरा कर देने वाले शोर के बीच सिपाही कर्मदेव अपने बंकर में केवल एक एलएमजी, एक असॉल्ट राइफल और कुछ हैंड ग्रेनेड्स के साथ बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे जैसे मानो इट्स जस्ट अनदर डे एट द ऑफिस। बिना किसी घबराहट या हड़बड़ाहट के सिपाही कर्मदेव अपनी अगली चाल के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी एक विचार उनके दिमाग में बिजली की तरह कौंध उठता है। उनके पीछे मौजूद 8 बिहार के बाकी बंकर्स को इन 5 आतंकियों के बारे में पता चल चुका था या नहीं।
एलओसी क्रॉस करके अंदर घुसे उन 5 आतंकियों को स्पॉट करने से लेकर अब तक सब कुछ बिजली की रफ्तार से घटा था। इसी के चलते सिपाही कर्मदेव पीछे वाले बंकर्स में तैनात अपने साथियों को इमरजेंसी अलर्ट ही नहीं भेज पाए थे, और अब वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे। इस गगनभेदी शोर के बीच बिना चिल्लाए रेडियो पर बात करना संभव नहीं था, और इस समय किसी भी प्रकार की आवाज करना यमराज को गले लगाने के बराबर था। सिपाही कर्मदेव के बंकर से 15 मीटर दूर पहुंच वो 5 आतंकी अचानक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इनमें से 2 बंकर के बाएं हाथ पर मौजूद एक चोटी के ऊपर पोजीशन ले लेते हैं, जबकि बाकी के 3 फायरिंग करते हुए बंकर की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। और इससे पहले कि सिपाही कर्मदेव को समझ पाते, ये तीनों उनकी दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी क्षण चोटी पर बैठे इनके दोनों साथी बेल्ट वाली पीका मशीन गन से गोलियां और आरपीजी से रॉकेट्स दागने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिपाही कर्मदेव फायरिंग ओपन नहीं करते। उनका सर उतारने के लिए आगे बढ़ रहे इन 3 आतंकियों को इतना करीब आते देख सिपाही कर्मदेव का हाथ अपनी एलएमजी की पिस्टल ग्रिप को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है, और जैसे ही आतंकी उनसे 10 मीटर दूर पहुंचते हैं, अचानक सब कुछ स्लो मोशन में बदल जाता है, और इस अलौकिक क्षण में इस किसान के बेटे को अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसके मन में किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं रहती। इस बर्फीले सुनसान पहाड़ पर मुझे एक मकसद के लिए तैनात किया गया है। अगर मेरे जीते जी आतंकी मेरी पोस्ट को रौंदते हुए आगे बढ़ गए तो मेरे यहाँ होने का क्या मतलब रह जाएगा? नहीं, मेरे यहाँ होते आतंकी मेरे साथियों तक कभी नहीं पहुँच सकते। अगर इन्हें आगे जाना है तो इन्हें पहले मुझे जान से मारना होगा, और वो कहना कि आज मेरा मरने का कोई मूड नहीं है। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे वो 3 आतंकी बंकर से केवल 10 मीटर की दूरी पर आ चुके थे, लेकिन सिपाही कर्मदेव ने अभी तक एक भी राउंड फायर नहीं किया था, और इसी के चलते इन तीनों को लगभग यकीन हो चला था कि बंकर के अंदर कोई जीवित नहीं बचा है, और यदि कोई बचा भी है तो वो लड़ने की हालत में तो बिल्कुल नहीं होगा। बस थोड़ी ही देर में हम भारतीय फौजियों के सर अपने हाथों में लिए जश्न मना रहे होंगे। इस सोच के साथ जोश से भर चुके तीनों आतंकी अचानक फायरिंग करना बंद कर देते हैं, और अत्यंत सावधानी के साथ जैसे ही बंकर की तरफ अपने आखिरी चंद कदम बढ़ाते हैं, सिपाही कर्मदेव की एलएमजी उनके ऊपर आग उगलना शुरू कर देती है। सिपाही कर्मदेव द्वारा बिल्कुल आखिरी क्षण में की गई इस फायरिंग से आतंकी चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाते। भारतीय फौज की इस मेड इन इजराइल एलएमजी से निकली कुछ गोलियां इनमें से 2 आतंकियों को जाकर लगती हैं, और गोलियां लगते ही ये दोनों रेत की बोरी की तरह नीचे ढह जाते हैं। सिपाही कर्मदेव के सामने जमीन पर पड़े इन दोनों आतंकियों ने काले रंग के बैटल फटीग्स पहने हुए थे। छाती पर प्रोटेक्शन के लिए केवलार वेस्ट थी, और सर के ऊपर बुलेट प्रूफ हेलमेट और ऑप्टिकल डिवाइसेस भी। नीचे गिर चुके आतंकी एलओसी से आने वाले बाकी आतंकियों जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। इनके पास जो इक्विपमेंट था उसे अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 2 हफ्ते पहले 8 बिहार को मिला वो इनपुट बिल्कुल ठीक साबित हुआ था। ये 5 कोई आम आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी की बैट फोर्स के मेंबर्स थे। सिपाही कर्मदेव के लिए युद्ध समाप्त होने से अभी कोसों दूर था। अभी तो उन्होंने 5 में से केवल 2 ही आतंकियों को नीचे गिराया था, 3 अभी भी जिंदा थे। बंकर से फायरिंग होते ही तीसरा आतंकी वापस उसी जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है जहां से वो अपने साथियों के साथ अंदर घुसा था। सिपाही कर्मदेव ने 2 आतंकियों को नीचे तो गिरा दिया था, लेकिन वो जिंदा हैं या ऊपर से धार गए इस बारे में वो श्योर नहीं थे। एलओसी की तरफ वापस भाग रहे उस तीसरे आतंकी के ऊपर वो कुछ राउंड्स और फायर करते हैं, और फिर जैसे ही अपनी नजरें जमीन पर गिरे हुए इन दोनों आतंकियों के ऊपर वापस घुमाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन दोनों के हाथ पैर अभी भी चल रहे थे। पाकिस्तान से आए इन आतंकियों की छाती पर लगी यूएस मेड केवलार ने अपना काम अच्छे से नहीं बल्कि बहुत अच्छे से किया था। मरना तो दूर की बात, जमीन पर पड़े दोनों आतंकी ठीक से घायल भी नहीं हुए थे। और इससे पहले कि सिपाही कर्मदेव दोबारा इनके ऊपर फायरिंग कर पाते, दोनों फटाक से खड़े हो फुल स्पीड में दौड़ना शुरू कर देते हैं, और एक लंबी सी छलांग लगा बंकर से 15 मीटर दूर पड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। एक विशालकाय पत्थर के पीछे कवर ले चुके दोनों आतंकी अब अपने AK-47 से सिपाही कर्मदेव के बंकर पे फायरिंग करने लगते हैं,
और चोटी पर बैठे इनके दोनों साथी भी बंकर की दिशा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहते हैं। एक समय पर एक साथ फायरिंग करने के बजाय चारों एक के बाद एक सीक्वेंस में फायरिंग कर रहे थे, यानी कि जब इनमें से 2 सिपाही कर्मदेव के ऊपर फायरिंग कर रहे होते तब बाकी के 2 कवर फायरिंग दे रहे होते थे। फायरिंग के इस पैटर्न को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट्स में स्पेशल फोर्सेस द्वारा प्रयोग किया जाता है। बंकर के अंदर से इन तीनों को प्रत्युत्तर दे रहे सिपाही कर्मदेव के लिए अब स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। इन आतंकियों के ऊपर फायरिंग ओपन कर उन्होंने खुद को पूरी तरह एक्सपोज जो कर दिया था। ये आतंकी अब जानते थे कि बंकर के अंदर कम से कम एक भारतीय फौजी तो अवश्य जिंदा है और जवाबी फायरिंग भी कर रहा है। केवल 5 सेकंड पहले तक जो आतंकी मरे हुए लग रहे थे, अब उनके द्वारा एक सॉलिड कवर के पीछे से बिना रुके फायरिंग की जा रही थी। और ठीक इसी समय एक और विचार सिपाही कर्मदेव को अंदर तक हिलाकर रख देता है। इन माधर को सॉलिड कवर मिल चुका है और इन्हें बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है। अगर इन्होंने रेडियो से मैसेज भेज अपने और स्क्वाड्स को समन कर दिया तो मेरी इस पोस्ट को कोई नहीं बचा पाएगा। सिपाही कर्मदेव के मन में अलग अलग प्रकार के विचारों का ज्वालामुखी फटने लगता है। तेजी से खत्म हो रही सूरज की रोशनी के बीच उनकी सांसें ठंडी पड़ने लगती हैं। वो जानते थे कि अब उनके पास केवल एक ही विकल्प है, उन्हें कुछ भी करके असंभव को संभव बनाना होगा। हवा को चीरते हुए उनकी तरफ आ रही क्लैशनिकोव की गोलियों के बीच सिपाही कर्मदेव बंकर में पड़ी अपनी असॉल्ट राइफल को कॉक करते हैं और बिजली की रफ्तार से बाहर निकल उन आतंकियों के ऊपर अपनी पूरी 2 मैगजीन्स खाली कर डालते हैं। लेकिन इस फायरिंग से आतंकियों को सिपाही कर्मदेव की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल जाता है और अब वो सीधा उनके ऊपर ही फायरिंग करने लगते हैं। आतंकियों की राइफल से निकली कुछ गोलियां ठीक सिपाही कर्मदेव के सर के ऊपर से गुजरती हैं और वो अपनी कोहनियों के बल रेंगते हुए वापस अपने बंकर के अंदर घुस जाते हैं। सिपाही कर्मदेव के बंकर में पड़ी उनकी LMG और असॉल्ट राइफल अब किसी काम की नहीं थी। चारों के चारों आतंकी आराम से कवर के पीछे छिपे हुए थे और सिपाही कर्मदेव खुद को पूरी तरह एक्सपोज कर चुके थे। अभी वो अपनी अगली मूव के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर लकड़ी के उस एमो बॉक्स के ऊपर पड़ती है जिसमें कुछ हैंड ग्रेनेड्स रखे हुए थे। इधर करलकोट पोस्ट पर सिपाही कर्मदेव 4 आतंकियों के साथ अकेले लोहा लेने में लगे हुए थे और उधर करलकोट के उत्तर में स्थित भारतीय फौज की एक और पोस्ट को एक्टिवेट कर दिया गया था। करलकोट पोस्ट की ट्रेल जहां खत्म होती थी ठीक वहीं से एक लाइन में कुछ और पोस्ट बनी हुई थी। LOC के साथ स्थापित की गई इन सभी पोस्ट का कंट्रोल आर्ट बिहार की डेल्टा कंपनी के पास था और इन्हीं में से एक ज्ञानी नामक पोस्ट के कमांडर को कर्नल देवाशीष द्वारा गियरअप करने का आदेश दे दिया गया था। अपने CEO से आदेश मिलते ही ज्ञानी पोस्ट के 24 वर्षीय कमांडर कैप्टन अर्जुन लॉन्ग कुमार तुरंत अपने स्क्वाड को तैयार करने में लग जाते हैं। इस बात से पूरी तरह अनजान के रास्ते में उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। LOC क्रॉस करके अंदर घुसी एक एम्बुश टीम ज्ञानी से करलकोट जाने वाले एकमात्र रूट के ऊपर घात लगाकर बैठी हुई थी। उधर करलकोट पोस्ट पर अकेले आतंकियों से लोहा ले रहे सिपाही कर्मदेव आखिरकार अपने ग्रेनेड इस्तेमाल करने का मन बना ही लेते हैं और ग्रेनेड को बाहर फेंकने के लिए जैसे ही अपना हाथ हवा में उठाते हैं आतंकियों की तरफ से निकली एक गोली सीधा उनके माथे में आकर लग जाती है। सिपाही कर्मदेव के पैर हवा में उड़ जाते हैं और उनका शरीर पूरे वेग के साथ धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। नीचे गिर चुके सिपाही कर्मदेव के शरीर में अब किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही थी और उनकी दोनों आंखें भी पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। केवल 24 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया था। अभी कल शाम की तो बात है जब सिपाही कर्मदेव ओरान अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। रांची के पास एक गांव में रहने वाली श्रीमती प्रीति ओरान को अपने पति की वो फोन कॉल आज भी याद है। देखिए, आप कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं। यहाँ पर हम सब आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि अभी आपका बाल बच्चा सब सियाना नहीं हुआ है, इसलिए कोई खतरा उठाने से पहले अपना घर परिवार का बारे में जरूर सोचिएगा, बुझे? अपनी पत्नी से बातें सुनने की सिपाही कर्मदेव को आदत सी पड़ चुकी थी। अरे पगली, अब ड्यूटी तो करेंगे या नहीं? और करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे ना। हमेशा उल्टा काहे सोचती हो? कुछ नहीं होगा हमें। अपने देसी स्टाइल में प्रीति का ढांढस बंधाते हुए सिपाही कर्मदेव आगे कहते हैं, अरे तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए।
पता है यहाँ पर बड़ा बड़ा बाबू साहब दूसरा फौजी लोग से क्या कहता है? ड्यूटी करना है तो कर्मदेव जैसा करो, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, जल्दी बुढ़ा जाओगी। कुछ भी हो जाए हम तुम लोगों के पास गांव वापस जरूर आएंगे, तुमको वचन है हमारा। ये तो मेरे बंकर की छती लग रही है, गोलियों की आवाज भी आ रही है और मेरी उंगलियां भी हिल रही हैं। मैं जिंदा हूं? क्लैशनिकोव से निकली 7.62 mm की वो गोली सीधा सिपाही कामदेव के हेड गियर पर जाकर लगी थी। एक बुलेट प्रूफ हेड गियर जिसके अंदर स्टेनलेस स्टील की एक मोटी सी प्लेट लगी हुई थी। यदि ये गोली 1 इंच भी नीचे रही होती तो सीधा उनके चेहरे पर आकर लगती और वो अपनी आंखें खोल खुद से बातें कभी नहीं कर पाते। सिपाही कर्मदेव के अंदर का धैर्य अब अपार क्रोध का रूप धारण कर चुका था। गोली लगने के बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरे अंदर गुस्से की एक लहर कौंध रही थी और मुझे गुस्सा दुश्मन से कहीं ज्यादा अपने ऊपर आ रहा था। ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई थी, इसे तो मुझे बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। अपने इस क्रोध को ढाल बना भारतीय फौज का बिहारी अपने हैंड ग्रेनेड्स का वो बॉक्स उठाता है, सामने से आ रही अनगिनत गोलियों के बीच बंकर से बाहर निकलता है और पत्थर के पीछे छिपे दोनों आतंकियों के ऊपर अपने सारे ग्रेनेड्स फेंकते हुए पूरा जोर लगाकर चिल्लाता है, जय बजरंगबली। ग्रेनेड्स के जमीन पर गिरते ही उधर जोर का धमाका होता है और उधर सिपाही कर्मदेव छलांग लगा अपने बंकर में वापस आ जाते हैं। एक के बाद एक पूरे 10 ग्रेनेड्स के फटने की आवाज सिपाही कामदेव को बिल्कुल साफ सुनाई देती है और पत्थर के पीछे से हो रही फायरिंग भी तुरंत बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी सिपाही कामदेव कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहते थे। इस शाम ने यदि उन्हें कुछ सिखाया था तो वो ये कि एक गलत अंदाजा और काम तमाम। पत्थर के पीछे से फायरिंग बंद होने के बाद सिपाही कामदेव उस चोटी की तरफ अपनी आंखें घुमाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इस ब्रेक का फायदा उठा सिपाही कामदेव अत्यंत सावधानी के साथ बाहर निकलते हैं और जब अपना सर ऊपर उठा ठीक से चोटी की तरफ देखते हैं तो उन्हें बर्फ पर बने पैरों के कुछ निशान दिखाई देते हैं जो पहाड़ की चोटी से पीछे जंगल की तरफ जा रहे थे। देखिए, मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है चोटी से आरपीजी और मशीन गन फायर कर रहे वो दोनों घुसपैठे आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज थे। हैंड ग्रेनेड्स फटने के तुरंत बाद पसरे उस सन्नाटे को याद करते हुए सिपाही कामदेव कहते हैं, उन्हें ज़रूर ये ऑर्डर्स मिले होंगे कि कांटेक्ट नहीं करना बल्कि सुरक्षित दूरी बना के अपने 3 आतंकी साथियों को कवर प्रदान करना है। एलओसी के उस पार से चली पहली गोली को ठीक 20 मिनट हो चुके थे और सिपाही कर्मदेव ने कम से कम 2 आतंकियों को तो अवश्य मार गिराया था। उधर बटालियन हेडक्वार्टर्स में कर्नल देवाशीष को करलकोट पोस्ट के ऊपर हर संभव इनपुट मिल रहा था और लगभग 4:45 पर जब सिपाही कर्मदेव और उन आतंकियों के बीच चल रहा युद्ध अपने अंतिम चरण में था, ठीक उसी समय करलकोट के आसपास ऊंचाई पर स्थित दूसरी पोस्ट से उन्हें सिपाही कर्मदेव के शौर्य का आंखों देखा हाल सुनने को मिल रहा था। तस्वीर थोड़ी धुंधली जरूर थी, लेकिन दूसरी पोस्ट से मुझे यह पता चला कि कम से कम 3 आतंकी सिपाही कामदेव के बंकर को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा इनपुट मुझे ये मिला कि हमारे रीइंफोर्समेंट्स को रोकने के लिए ज्ञानी से करलकोट जाने वाले रूट के ऊपर भी 5 आतंकियों की एक एम्बुश टीम ने घात लगाई हुई है। अगले कुछ मिनटों में करलकोट पोस्ट पूरी तरह अंधेरे में डूबने वाली थी। एलओसी के उस पार से हो रही गोलाबारी और 3 पहाड़ों से हो रही ऑटोमेटिक फायरिंग भी अब हल्की पड़ चुकी थी और हवा से टकरा रहे देवदार के पत्तों की आवाज एक बार फिर सुनाई देने लगी थी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि सिपाही कामदेव अब चैन की सांस ले सकते थे। अपनी कठोर ट्रेनिंग में उन्हें बार बार ये बताया गया था कि आतंकी हमले के बाद अक्सर एक सन्नाटा पसर जाया करता है, लेकिन इस सन्नाटे को शांति मानने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सन्नाटे को भंग करने वाला फॉलो अप अटैक हमेशा आपके आसपास ही कहीं मंडरा रहा होता है। शाम के 5:30 बजते ही नौगाम सेक्टर में सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो चुकी थी और इसके साथ ही कर्नल देवाशीष द्वारा ज्ञानी पोस्ट के कमांडर कैप्टन लॉन्ग कुमार को तुरंत करलकोट निकलने का आदेश दे दिया जाता है।
ये ऑर्डर्स मिलते ही पिछले आधे घंटे से बेचैन इधर उधर घूम रहे कैप्टन लॉन्ग कुमार अपना हाथ हवा में हिलाते हैं और अगले ही क्षण उनके क्यूआरटी के साथ फौजी अपनी पोस्ट से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। करलकोट रवाना होने के लिए अंधेरे का इंतजार कर रही है क्यूआरटी मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर्स और एलएमजीज के अलावा अपने साथ क्लैशनिकोव राइफल्स भी कैरी कर रही थी। इस समय तक 8 बिहार के बटालियन हेडक्वार्टर्स को करलकोट पोस्ट की लाइव तस्वीरें मिलने लगी थीं। करलकोट से कुछ ऊंचाई पर लगाया गया भारतीय फौज का विशेष आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन सिस्टम हेडक्वार्टर्स को लाइव वीडियो फीड ट्रांसमिट कर रहा था। भारतीय फौज द्वारा एलओसी के पास डिप्लॉय किया गया एक अत्यंत आधुनिक TIIOE यानी कि थर्मल इमेजिंग इंटेंसिफिकेशन ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट रात के अंधेरे में 4 किलोमीटर दूर तक की तस्वीर बिल्कुल साफ कैप्चर कर सकता था। 8 बिहार के ऑपरेशंस रूम में चल रही एचडी लाइव फीड को देख कर्नल देबाशीष अपने पैरों से कुर्सी पर आ जाते हैं। करलकोट का वो दृश्य था ही कुछ इतना भयावह। भारतीय फौज के थर्मल इमेजिंग द्वारा कैप्चर की गई इन तस्वीरों से जल्दी साफ हो जाता है कि पाकिस्तान द्वारा बैट एक्शन के लिए करलकोट पोस्ट को ही क्यों चुना गया था। नौगाम में भारतीय फौज की सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस होने के अलावा ये पोस्ट सुनसान और चारों तरफ से उगड़ी हुई भी थी। अटैक से पहले पाकिस्तानी टीम्स द्वारा इस पोस्ट का अच्छे से रिकॉन किया गया था। एलओसी क्रॉस करके अंदर आए घुसपैठियों के स्क्वाड्स ने इस पोस्ट के चारों तरफ एक घेरा बना लिया था और दूसरी पोस्ट से पूरी तरह कट ऑफ करने के बाद केवल एक ही स्क्वाड ने इस पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया था, जबकि बाकी के पाकिस्तानी स्क्वाड्स एक सुरक्षित दूरी से अपनी इस अटैक टीम को कवर प्रदान कर रहे थे। पाकिस्तान फौज की इन टैक्टिक्स के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में बैट एक्शन लिखा हुआ था। लेकिन एक बात अभी भी कर्नल देबाशीष के गले नहीं उतर रही थी और वो ये कि दुनिया की सबसे आधुनिक सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वो इन पाकिस्तानी स्क्वाड्स को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए थे। तो इसका कारण था इन आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किया गया एलओसी का वो रूट। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भारतीय फौज ने मानवता के नाते दुश्मन के ऊपर भरोसा किया है तब तब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। 29 दिसंबर 2018 की शाम बैट फौज जिस रूट से अंदर आई थी, भारत और पाकिस्तान द्वारा उस रूट का प्रयोग एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह कि दोनों ही देशों की फौज के बीच एक अलिखित समझौता है कि एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए इस रूट का प्रयोग तो कभी नहीं किया जाएगा। लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तानी फौज ने आज की शाम इस मानवीय समझौते की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। उधर अपनी क्यूआरटी के साथ पैदल ज्ञानी पोस्ट से निकले कैप्टन लॉन्ग कुमार रास्ते में भीषण प्रतिरोध की अपेक्षा कर रहे थे। जून 2016 में कमीशन हुए इस युवा कैप्टन की ये सिर्फ दूसरी ही पोस्टिंग थी और आज की रात उसके द्वारा किया जा रहा है ऑपरेशन उसके करियर का मात्र चौथा ऑपरेशन था। सी माई क्यूआरटी हैड सम ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स ऑफ द कंपनी। ज्ञानी से करलकोट पोस्ट के उस सफर को याद करते हुए कैप्टन लॉन्ग कुमार कहते हैं, वैसे उस रात से पहले भी हमने साथ में कुछ ऑपरेशंस किए हुए थे। ऑपरेशंस के अलावा हम अलग अलग सिनेरियोज के ऊपर ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस तो डेली बेसिस पर करते थे। मेरी क्यूआरटी के हर सोल्जर को अपना रोल अच्छे से पता था, कौन सा वेपन कब बाहर निकालना है, स्क्वाड के साथ कैसे मूव करना है, इन चीज़ों के बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। उधर करलकोट पोस्ट पर सिपाही करमदेव और हवलदार जितेंद्र के अलावा 10 फौजी और भी तैनात थे, जिनमें से 3 बिहार रेजिमेंट की 8th बटालियन में पोस्टेड थे, 4 बीएसएफ और 3 एयर डिफेंस में। ज्ञानी पोस्ट से निकली क्यूआरटी को करलकोट पोस्ट तक पहुंचने के लिए 1200 मीटर का पहाड़ी सफर तय करना था और उनके यहां पहुंचने तक चैन की सांस लेना तो दूर की बात, ये 12 भारतीय फौजी अपनी पलक तक नहीं झपका सकते थे। इससे पहले कि कैप्टन लॉन्ग कुमार अपनी टीम के साथ यहां पहुंचते, नौगाम सेक्टर में स्थित बाकी सभी भारतीय पोस्ट भी एक्टिव हो जाती हैं। और ऐसा होते ही पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर नौगाम के इतिहास की सबसे भीषण गोलाबारी शुरू कर दी जाती है। भारतीय फौज द्वारा शुरू की गई जवाबी गोलाबारी से एक बार फिर इस सेक्टर की वादी दहल उठती है। करलकोट पोस्ट से दृश्य देख रहे हवलदार जितेंद्र सिंह ने अपने 21 साल के करियर में भारतीय आर्टिलरी का इतना विकराल रूप पहले कभी नहीं देखा था। जब हमारी तरफ से शेलिंग शुरू हुई तो एक बार को मैं भी अवाक रह गया। ये बमबारी इतनी ज्यादा भीषण थी कि हमारी पोस्ट के ऊपर हो रही फायरिंग अचानक ही धीमी पड़ गई।
ज्ञानी पोस्ट से निकली कैप्टन लॉन्ग कुमार की क्यूआरटी जितना हो सके उतना तेज करलकोट की तरफ बढ़ रही होती है और कुछ ही मिनटों में उस लोकेशन पर पहुंचने वाली होती है जहां पाकिस्तान के एम्बुश स्क्वाड ने अपनी पोजीशन ली हुई थी। अभी भी पाकिस्तानी साइड से रुक रुक कर बरस रहे रॉकेट्स के बीच ये क्यूआरटी फुल स्पीड में आगे बढ़ रही होती है कि तभी एक भारतीय आर्टिलरी पोस्ट द्वारा कैप्टन लॉन्ग कुमार को इस रास्ते में तैनात आतंकियों के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भेज दिए जाते हैं। अब एक हैंडहेल्ड डिवाइसेस लोकेशन को ट्रैक कर रहे कैप्टन लॉन्ग कुमार अपनी टीम को तब तक फायरिंग ना करने का आदेश देते हैं जब तक उनके और आतंकियों के बीच का फासला कम से कम 150 मीटर का न रह जाए। 40 mm के मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से टारगेट का संपूर्ण विनाश करने के लिए इतनी दूरी का होना अत्यंत आवश्यक था। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे कैप्टन लॉन्ग कुमार आतंकियों के मुकाबले काफी अच्छी पोजीशन में थे, इसीलिए आतंकियों की लोकेशन से 150 मीटर की दूरी पर पहुंच उनकी क्यूआरटी अत्यंत सावधानी से पोजीशन से लेना शुरू कर देती है। अपने कमांडर से इशारा मिलते ही क्यूआरटी के 2 फौजी अपने एमजीएल्स को लोड कर लेते हैं और जैसे ही आतंकियों की दिशा में तान इनका ट्रिगर दबाते हैं, पांचों के पांचों आतंकी गीदड़ों की तरह भागना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली हमारे लॉन्चर की आवाज सुनते ही वो पांचों उल्टे पैर भाग खड़े हुए। मुझे तो लग रहा था कि वो हमारे साथ आर पार का मुकाबला करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों ने इस अटैक की प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन वो बहुत ही गंदा और बहुत ही इमैच्योर था। $1200 मीटर की अत्यंत मुश्किल ढलान से होते हुए करलकोट पोस्ट तक पहुंचने में कैप्टन लॉन्ग कुमार को पूरा 1 घंटा लगता है और ठीक 6:30 बजे यहाँ पहुंच जैसे उनकी नज़र पोस्ट के बंकर्स के ऊपर पड़ती है वो और उनके साथी अपनी आंखें मलना शुरू कर देते हैं। एलओसी के उस पार से की गई अंधाधुंध गोलाबारी ने 8 बिहार के इन बंकर्स को लगभग मलबे में तब्दील कर दिया था और अपने सामने का दृश्य देख कैप्टन लॉन्ग कुमार को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि लड़ना तो दूर की बात, इन बंकर्स के अंदर कोई इंसान भला सांस भी कैसे ले सकता है। इस समय तक सीमा पार से हो रही शेलिंग काफी ज्यादा हल्की पड़ गई थी। करलकोट पहुंचते ही कैप्टन लॉन्ग कुमार हवलदार जितेंद्र से उनकी इस पोस्ट का चार्ज ले लेते हैं और पिछले 2 घंटे से अपनी जान हथेली पर लिए इस पोस्ट की रक्षा करने वाले करलकोट के 12 योद्धाओं को जी भर के शाबाशी देते हैं। इसके बाद यहाँ मौजूद सभी फौजी उन पाकिस्तानी स्क्वाड्स के ऊपर फायरिंग करने में लग जाते हैं जो एलओसी की तरफ वापस जाने के लिए देवदार के जंगल में घुस गए थे। कैप्टन लॉन्ग कुमार के करलकोट पहुंचने के लगभग 2 घंटे बाद और पाकिस्तान की तरफ से चलाई गई पहली गोली के 4 घंटे बाद फायरिंग का आदान प्रदान पूरी तरह थम चुका था। फायरिंग रुकते ही कैप्टन लॉन्ग कुमार और हवलदार जितेंद्र सिंह पोस्ट के सभी बंकर्स का अत्यंत सावधानी के साथ मुआयना करने में लग जाते हैं। एलओसी के उस पार से लॉन्च किए गए इस अटैक का प्राथमिक उद्देश्य इस बार घुसपैठ करना नहीं था। आमतौर पर सीमा पार से आने वाले आतंकी एलओसी क्रॉस करने के बाद जम्मू और कश्मीर में फैले स्लीपर सेल्स का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन 29 दिसंबर 2018 की शाम भारत में घुसे उन आतंकियों को यहाँ मेहमान बन के रहने में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि उनका प्लान तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। उन्हें सबसे पहले कुछ भी करके करलकोट पोस्ट को अपने कब्जे में लेना था और फिर जितने हो सके उतने भारतीय फौजियों को मारने के बाद उनके सर अपने साथ पीओके वापस ले जाने थे। अगले दिन का सूर्योदय होते ही कैप्टन लॉन्ग कुमार और उनके साथी उस पत्थर के पास जाते हैं जिसके पीछे से 2 आतंकी सिपाही कर्मदेव के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। पत्थर के पास पहुंचते उनकी नजर 2 शरीरों के ऊपर पड़ती है। काले रंग का बैटल गियर पहने 2 शरीर जिनके प्राण एक अकेले भारतीय योद्धा ने केवल अपने एक प्रहार से पखेर उड़ा दिए थे। वो तीसरा आतंकी जो सिपाही कर्मदेव के फायरिंग करते ही वापस भाग खड़ा हुआ था, उसकी बॉडी तो कभी बरामद नहीं होती, लेकिन उसकी ट्रेल का पीछा करते हुए भारतीय फौज को दूर तक खून पड़ा हुआ मिलता है और यह खून इतनी ज्यादा मात्रा में था कि इसे बहाने वाले इंसान का जिंदा बच पाना लगभग असंभव था। इस बात की पूरी संभावना थी कि वापस भागे पाकिस्तानी स्क्वाड्स इस तीसरे आतंकी की बॉडी को अपने साथ पीओके ले गए थे। उधर करलकोट पोस्ट पर पड़े 2 आतंकियों की बेल्ट में 12 इंची खंजर के अलावा कई सारे प्लास्टिक के बैग्स भी मिलते हैं। प्लास्टिक के बैग जिनका इस्तेमाल भारतीय फौजियों के मस्तक रखने के लिए किया जाना था। इसके अलावा इन दोनों के पास से AK-47 राइफल्स, 2 दर्जन मैगजीन्स, ग्रेनेड्स, आईईडीज, 9 mm की चाइनीज पिस्टल्स, नेविगेशन इक्विपमेंट और कई सारी मोलोटोव कॉकटेल्स भी बरामद होती हैं। कयामत की उस अत्यंत खौफनाक शाम को याद कर आज सिपाही कर्मदेव मुस्कुराने लगते हैं। उनकी मंशा तो बिल्कुल साफ थी,
हमें मारने के बाद वो लोग हमारी पोस्ट को आग लगाते और हमारे सर उतार के जश्न मनाते और आराम से वापस चले जाते। बहुत सिंपल प्लान था बेचारों का। 29 दिसंबर 2018 की उस शाम सिपाही कर्मदेव द्वारा करलकोट पोस्ट पर दिखाए गए अदम्भ साहस की शौर्य गाथाएं जल्द ही पूरी बिहार रेजिमेंट में फैल जाती हैं। समुद्री स्तर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध करलकोट डिफेंस के नाम से भारतीय फौज के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। और इस अविश्वसनीय डिफेंस के ठीक 6 महीने बाद सिपाही से लांस नायक बन कर्मदेव और आन भारतीय फौज से रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद से लांस नायक कर्मदेव अपनी पत्नी प्रीति और बच्चों के साथ गांव में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। लांस नायक कर्मदेव जब भारतीय फौज में भर्ती हुए तो उस समय वो केवल 18 साल के थे और अपने जीवन के पूरे 16 साल बॉर्डर पर गुजारने के बाद अब वो अपनी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुके हैं। सच पूछे तो मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। वहाँ बॉर्डर पर वो सफ़ेद धरती मेरे लिए माँ समान थी और यहाँ गाँव में ये हरी भरी धरती भी मेरे लिए माँ समान है। तब मुझे अपने फौजी होने पर गर्व था और आज एक किसान होने पर गर्व है। सिपाही अब लांस नायक करमदेव ओरान 8वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट एकाग्र आक्रमण को लगातार जारी रखते हुए आप लाइट मशीन गन की ओर तेजी से दौड़े और पुनः गोलीबारी प्रारंभ कर दी और ये सुनिश्चित किया कि आतंकवादी अब कोई प्रयास नहीं कर सके। इस तरह सिपाही करमदेव ओरान ने इस ऑपरेशन को पूरा करने में अद्भुत शौर्य तथा अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया। लांस नायक करमदेव ओरान। देश मेरा, मिट्टी मेरी, माँ है मेरी, जान है मेरी, हाथ ना लगाना दूर हो जा साले माँ की तेरी। ऐसा करके क्या तुझको लगता है जन्नत जाएगा? मेरी बात याद रखना, दोज़ख ही तू पाएगा।